लेकिन दिल को छू गई। मतलब कुछ ऐसा है जो मेरी तरफ से कहना है। ये समय जो चल रहा है कोरोना का, सभी को मिलजुल कर इसका सामना करना है। किसी ने लिखा है कि तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, जल्द से जल्द इस बीमारी से हम निजात पाएं। नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने पिछले वीडियो में कुछ व्यापारिक शब्दों के बारे में पढ़ा था जो हमें पता होने चाहिए। तो वो मैंने संपत्ति जब हम पढ़ रहे थे उसके बाद छोड़ दिया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता फिर। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे कुछ और शब्द हैं उनको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये हैं कुछ नाम, इनके आगे भी कुछ और नाम है, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है संपत्ति। हमने पिछले वीडियो पे संपत्ति पे ही छोड़ा था हमने पिछला वीडियो। तो संपत्ति जिसको पावना भी कहते हैं, पावना को हम इंग्लिश में कहते हैं असेट्स। जो असेट्स होती हैं, संपत्ति होती है या पावना जिसे हम कहते हैं, ये वस्तुएं होती हैं। वो वस्तुएं होती हैं जिनको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिनका अपना कोई मूल्य होता है। ठीक है, कोई मौद्रिक मूल्य होता है। कुछ ऐसी भी वस्तुएं कुछ ऐसी भी संपत्तियां हमारी होती हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते लेकिन वो संपत्ति होती हैं हमारी। तो कई तरीके की संपत्तियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? जो स्थायी प्रकृति की होती हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है भूमि, भवन, मोटर आदि, ये सब चीज़ें फिक्स्ड होती हैं कि हमारे पास है, फिक्स रहेंगी, ये है हमारे पास हमारी संपत्ति के रूप में। जब तक हम इन्हें अपने पास रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए ये फिक्स असेट्स हैं यानी कि स्थायी संपत्तियां हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परिवर्तनशील संपत्ति यानी कि फ्लोटिंग असेट्स, जिन्हें तुरंत रोकड़ में बदला जा सकता है यानी कि जब भी हम चाहें इनको रोकड़ में बदल सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा है विनियोग। विनियोग किस लिए करते हैं? ताकि हम और पैसों को कमा सकें, तो अपने विनियोगों को हम रोकड़ में बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ है रोकड़। अब इसका तो नाम ही रोकड़ है, तो रोकड़ कई तरीके की होती है ना। हम अपनी रुपए हमारे देश में चलते हैं, किसी देश में डॉलर चलते हैं, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका संबंध उससे है जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट है हमारा बैंक शेष। अगर किसी को लगता है कि रोकड़ का कुछ और अभिप्राय है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बैंक शेष। बैंक शेष को हम कभी भी बैंक से लेकर आ सकते हैं, मतलब जो भी हमारा बैंक शेष है, जो भी हमारा बैलेंस है बैंक के अकाउंट में, उसको कभी भी हम अपने पास लेकर आ सकते हैं बैंक से निकाल कर। तो यानी कि इसको भी हम रोकड़ में बदल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हो गए प्राप्त बिल। प्राप्त बिल, जो भी हमें बिल्स मिलते हैं उनको हम तुरंत बैंक ले जाके या जहाँ से भी हमको उसका भुगतान प्राप्त करना हो कर सकते हैं। तो इसको भी हम तुरंत उसमें बदल सकते हैं, रोकड़ में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया जो होता है उसको हमें बेचना ही तो है, बेचकर हमें क्या मिलेगा? रोकड़ मिलेगा। तो उसको बेचकर हम रोकड़ में बदल सकते हैं। तो ऐसी कुछ संपत्तियां जिनको कि हम तुरंत रोकड़ में बदल सकते हैं कहलाती हैं फ्लोटिंग असेट्स यानी कि परिवर्तनशील संपत्ति। नेक्स्ट आ गई हमारी बनावटी संपत्ति यानी कि फिक्टिशियस असेट्स, जिनको कि रोकड़ में हम नहीं बदल सकते हैं। ये फ्लोटिंग की ऑपोजिट होती है, इनको हम रोकड़ में नहीं बदल सकते हैं तुरंत। क्या मतलब? बदल ही नहीं सकते हैं इनको हम रोकड़ में, क्योंकि ये खर्च हो चुकी होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है व्यवसाय प्रारंभ करने के व्यय। जब हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो जो व्यय वहाँ लगाते हैं वो हमारी एसेट्स में शामिल होते हैं, क्योंकि वो व्यय हो चुके हैं, अब उनको हमें करना नहीं है। उनकी वजह से हमें मिलने वाला है प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय में वृद्धि करने के व्यय। ये भी बिल्कुल उसी तरीके के हैं। तो ये हमारी संपत्ति में शामिल कर लिए जाते हैं, जबकि ये एक्चुअल में हमारी संपत्ति नहीं है, व्यय है, लेकिन इनको हमने अपनी संपत्ति में शामिल कर लिया। अब इनको हम कभी भी रोकड़ में बदल नहीं सकते, व्यय हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बनावटी संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी क्षयशील संपत्ति यानी कि वेस्टिंग असेट्स। वे संपत्तियां जिनका मूल्य समय के साथ में कम हो जाता है उनको हम कहते हैं वेस्टिंग असेट्स या फिर क्षयशील संपत्ति। इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि हो गए हमारे खाने भी जो होती हैं उनका मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि खानों में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो लिमिटेड ही होती हैं। वहाँ पर जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उसका मूल्य भी खत्म हो जाएगा। पट्टे की संपत्ति, जो भी संपत्ति हमारे पास पट्टे के इस टाइम पे वो हमारे पास है, उस समय उसका मूल्य अधिक होगा, और जैसे ही वो पट्टा समाप्त होता जाएगा उसका मूल्य भी हमारे लिए कम होता जाएगा, है ना।
एकाधिकार यानी कि पेटेंट राइट। पेटेंट राइट भी, इसका मूल्य भी कम होता जाता है। तो वो संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी होती रहती है वो कहलाती हैं हमारी क्षयशील संपत्ति या फिर वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट आ गई हमारी देयता या दायित्व जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। ये हमारी असेट्स की ऑपोजिट होती हैं। मतलब जो भी चीज़ हमारे पास है या हमारे पास आने वाली है वो तो हमारी संपत्ति हो गई, लेकिन जो भी चीज़ हमारे पास है तो लेकिन हमें वो देनी है किसी को, किसी की है हमारे पास अमानत के रूप में, वो हमारे लिए होती है दायित्व या फिर लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसको मैंने ऑपोजिट इसलिए कहा क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो दोनों ऑपोजिट साइड में आती हैं, एक साइड लाइबिलिटीज़ एक साइड असेट्स, दोनों इक्वल आना चाहिए, वो आगे की बात है। फिलहाल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, हमारी देयता होती हैं, यानी कि हमें उनको चुकाना होता है। हमारे पास कोई चीज़ किसी की अमानत के रूप में होना, जैसे हमने किसी से ऋण ले लिया तो वो रुपया जो हमारे पास है वो हमको चुकाना है ना उसको वापस। तो जो भी चीज़ हमको वापस करनी होती है, किसी को चुकानी होती है, हमने किसी से कोई माल खरीदा, उधार खरीदा, तो हमें उसको वो उसके पैसे वापस करने हैं ना, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे दायित्व है। ठीक है, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो हो गया हमारा स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, ऐसा दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद किया जाना हो। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर हमारी पूंजी भी आती है। पूंजी क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ ही है, हमें उसको चुकाना है, वो हमारा दायित्व है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद कि दायित्व होता है हमारा, जो पूंजी होती है वो हमारा दायित्व होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी आ गई स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, ऐसा दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद किया जाना होता है, जैसे कि लंबी अवधि के ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। हमने कोई लोन लंबी अवधि के लिए ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, 15 साल के लिए ले लिया, तो वो लंबी अवधि हो गई। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए जो भी लोन हम लेते हैं वो हमारे लिए हो जाते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब वही हम शॉर्ट टर्म लोन ले लें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़, चालू दायित्व, यानी कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का एकदम ऑपोजिट। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, जो लंबे समय के लिए हमारे पास रहती हैं, उसका भुगतान हम लंबे समय के बाद करते हैं। जबकि जो हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं या फिर चालू दायित्व जिसको हम बोलते हैं, ये शॉर्ट टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म लोन हो गया, जैसे 6 महीने का हो गया, 8-10 महीने का हो गया, तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी भुगतान कर देंगे। लेनदार हो गए हमारे, अगर हमने किसी से कोई ऋण ले रखा है तो हम उसे जल्दी से जल्दी भुगतान करेंगे ताकि हम इस ऋण से जल्दी से मुक्त हो जाएं, है ना। तो लेनदार भी हमारे शॉर्ट टर्म में ही आते हैं, यानी कि चालू दायित्व के अंतर्गत ही आते हैं। देय बिल हो गए, जो दे हमें चुकाने हैं, जिनका भुगतान हमें करना है, हमने तो उसको दे दिया बिल बनाकर, अब वो जाके कभी भी वो भुगतान लेगा तो वो उसका भुगतान जाएगा तो हमारे पास से ही, तो उसका भुगतान भी हमें जल्दी से ही करना है। तो ये भी हमारे शॉर्ट टर्म लोन टाइप ही है, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में ही आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है संपत्ति और दायित्व दोनों क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये कुछ और नाम है। सबसे पहले ऋणी या देनदार। ऋणी या देनदार क्या होते हैं कि जिन्होंने कि हमसे ऋण ले रखा होता है या फिर हमने कोई उनको उधार विक्रय किया होता है, तो वो हमारे हो जाते हैं ऋणी। उनको हमें भुगतान करना है, मतलब वो हमको देंगे। ठीक है, जैसे मुझसे किसी ने कुछ रुपए उधार लिए तो अब ये वो मुझे वापस करेगा, है ना। तो जो मुझे वापस करेगा वो मेरा कौन है, देनदार। जो मुझे वापस करेगा वो मेरा देनदार, और जो लेनदार होता है वो इसका उल्टा होता है। लेनदार या ऋणदाता, जिसको कि हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिनसे हमने रुपया उधार ले रखा है वो हमारे लेनदार, जिन्होंने हमसे रुपया उधार ले रखा है वो हमारे देनदार। ठीक है, जो हमें भुगतान करेंगे हमारे ऋण का, क्योंकि उन्होंने हमसे लिया है, वो हमारे देनदार, जिनको कि हम भुगतान करेंगे वो हमारे लेनदार। ठीक है, तो ये ऋण लेना ही नहीं केवल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उधार विक्रय हुआ हो सकता है हमने कुछ उधार खरीदा हो किसी से। जब हमने किसी से कुछ उधार खरीदा होगा तो वो हमारा कौन हो जाएगा, लेनदार, क्योंकि हमें उसको वापस करना है। ठीक है, और किसी ने हमसे उधार खरीदा होगा, यानी कि हमारा हुआ होगा उधार विक्रय,
तो जिसको भी हमने ये उधार विक्रय किया होगा वो कौन हो जाएगा हमारे लिए, हमारा देनदार। ठीक है, तो देनदार और लेनदार तो इजी ही हैं और समझ में आ गए होंगे। ये जो देनदार हैं इनको हम अपनी संपत्ति में शामिल करते हैं, और ये जो लेनदार है इनको तो हमने भी पढ़ा ही था अपने दायित्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा आगम, या फिर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू। ये क्या होता है कि हमारे जो भी पूंजी में वृद्धि करने के लिए जो भी अमाउंट लगती है वो कहलाती है हमारा आगम, यानी कि रेवेन्यू। इसमें बिक्री नहीं आती है, जो भी हम बिक्री करते हैं बिक्री को इसमें शामिल नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर संपत्ति बिक जाती है, हमारी जो हमारी संपत्ति है हमारे व्यवसाय में रखी हुई, अगर हम उसको बेच देते हैं तो वो हमारी आय होगी, है ना, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। हम लाभांश को भी इसमें शामिल करते हैं, तो बिक्री को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और इसको पूंजी को, जिस पूंजी में वृद्धि हो रही है आगम की वजह से, उसको हम आगम नहीं मानते हैं। ठीक है, पूंजी हमारा आगम नहीं है, लेकिन जो भी अमाउंट, जो भी चीज़ें इसमें वृद्धि कर रही हैं, पूंजी में वृद्धि कर रही हैं, वो हमारा आगम है। ठीक है, तो कुछ लिखा भी है मैंने इसके बारे में। व्यापारिक लेन देनों के परिणाम स्वरूप ये मत पूंजी में वृद्धि करती है। जो भी लेन देन व्यापार में हो रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप जो भी अमाउंट हमें मिलती है आय के रूप में, वो हम पूंजी में जोड़ते हैं। हमारा जो भी लाभ होता है वो हम पूंजी में जोड़ते हैं, तो पूंजी में उससे होती है वृद्धि। तो लेन देन के स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो भी मद पूंजी में वृद्धि करती है वो कहलाती है हमारा आगम, यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, इसमें बिक्री नहीं आती। देखो, माल बिक्री के अतिरिक्त जो भी, जिसमें भी हम व्यापार कर रहे हैं, जिस भी माल में हम व्यापार कर रहे हैं, माल मैंने आपको बताया था वो चीज़ जिसमें कि व्यापारी व्यापार करता है। तो जिस भी चीज़ में हम व्यापार कर रहे हैं उसकी बिक्री के अतिरिक्त अगर हम संपत्ति को बेच देते हैं तो वो भी इसमें शामिल कर ली जाएगी। ठीक है, अन्य सभी मदें जिनसे कि पूंजी में वृद्धि हो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन पूंजी आगम नहीं है, क्योंकि पूंजी में वृद्धि हो रही है जिन चीज़ों से, वो आगम है, ना कि पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यय। तो आगम के लिए जो भी खर्चे हम करते हैं वो हमारे व्यय कहलाते हैं। इसमें जो भी संपत्ति हम लगाते हैं, जो भी सेवाएं हम लगाते हैं, जैसे हमने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि जाओ जाके हमारा इतना सामान बेचो, तो आगम के लिए हमने एक सेवा प्रदान करी किसी को कि जाओ जाके हमारा सामान, वो हमें सेवा दे रहा है ना, तो वो वहाँ पे हमें उसको क्या देंगे, उसके बदले में उसको कुछ मेहनताना भी देंगे, कमीशन दे सकते हैं उसको, है ना। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारे एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस को कि हम बोलते हैं व्यय या फिर खर्चे। इसके बारे में लिखा भी है, आगम के लिए प्रयोग की गई संपत्ति व सेवाओं की लागत को हम व्यय मानते हैं। इससे स्वामी की पूंजी में कमी आती है, जो पूंजी है वो घट जाती है, क्योंकि उसमें आगम जोड़ने के लिए हम पूंजी में से तो निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जो भी व्यापार में हम खर्चे करते हैं पूंजी से करते हैं, है ना। तो वही है यहाँ पर भी, और इसमें एग्जाम्पल भी हैं। देखिए, किराया हो गया, ब्याज हो गया, कमीशन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये खर्चे ही हैं हमारे व्यापार के, जो कि आगम को पाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेखा और प्रविष्टि। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। हम इतनी देर से ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें लेखे में ही प्रयोग होने वाली हैं, और हमें यही नहीं पता कि लेखा क्या है, प्रविष्टि क्या है, तो ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। लेखे को हम प्रविष्टि भी कहते हैं, प्रविष्टि भी कहते हैं लेखे को, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंट्री। जो भी हमारे व्यापार में लेन देन होते हैं, जो भी हमारे व्यापार में सौदे होते हैं, मैंने शुरू में बताया था, उनको याद रखने के लिए व्यापारी उनको लिख कर रखता है। इस लिखने के तरीके को हम लेखा कहते हैं। ठीक है, रोजनामचा हम बनाते हैं, रोजनामचे का एक निश्चित प्रोफार्मा होता है, उसके अंदर हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सारे कुछ नियम होते हैं। तो कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत व्यापारिक सौदों को लिखना लेखा करना कहलाता है। ठीक है, जर्नल में लिखें या खाते में लिखें, कहीं भी लिखें, वो लेखा करना कहलाता है, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं एंट्री करना, और इसको हम प्रविष्टि भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया खाता। ठीक है, किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी, वस्तु या आय व्यय से संबंधित सभी व्यवहारों के, दो बार हो गए, सभी व्यवहारों के संक्षिप्त विवरण को हम खाता कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो जर्नल बनाते हैं, रोजनामचा बनाते हैं, रोजनामचे के बाद हम बनाते हैं खाता। तो रोजनामचे में सब कुछ एक साथ होता है, खाते में सब अलग अलग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। खाते के दो पक्ष होते हैं, खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। जो दायां पक्ष है उसको हम बोलते हैं धनी, और जो बायां पक्ष है उसको हम बोलते हैं ऋणी। जो आप सामने जो देख रहे हो जिस तरीके से, तो जो आपके दाएं हाथ पर आएगा वो होगा धनी, और जो आपके बाएं हाथ पर आएगा वो होगा ऋणी। ठीक है,
तो ऋणी और धनी दो ही पक्ष होते हैं, उस दो पक्ष होते हैं उसमें। और इसमें क्या होता है, हम अलग अलग खाते बनाते हैं हर एक के। एक व्यक्ति किसी एक नाम से केवल एक ही खाता बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई सुधीर नाम का व्यक्ति है, उसके साथ में कोई लेन देन किया, तो हमने जब उससे क्रय किया तो सुधीर की क्रय का खाता बना दिया, सुधीर खाता बना दिया, उसमें क्रय का लेन देन कर दिया। फिर दोबारा से बनाएंगे, फिर सुधीर का खाता बना दिया, उसमें विक्रय का लेखा कर दिया, क्योंकि हमने उससे कुछ बेचा भी था। तो ऐसा नहीं करना है। अगर सुधीर से हमने दोनों ही काम करे हैं, उसको बेचा भी है और उससे कुछ खरीदा भी है, तो केवल सुधीर का खाता लिख देंगे, उसमें उसके दोनों लेन देन लिख देंगे। वो अलग चीज़ें, हम विक्रय का अलग खाता बनाते हैं और क्रय का अलग बनाते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। खाता फिलहाल सारे जितने भी हमारे सौदे होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में अलग अलग लिख देना खाते कहलाता है, ठीक है। इनका संक्षिप्त विवरण खाता कहलाता है। अब नेक्स्ट आ गया दिवालिया। तो कोई भी व्यक्ति, दिवालिया क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसको ऋण भुगतान करने होते हैं, जो उसका दायित्व होता है, वो बहुत बढ़ जाए अगर किसी व्यक्ति का, और उसके पास उतने पैसे नहीं हो कि वो उसको चुका सके, और ना ही ऐसा होने वाला है कि उतने पैसे उसके पास आ जाएं कि वो उसको चुका सके, तो वो हो जाता है दिवालिया। यानी कि जिसकी संपत्ति उसके दायित्व से बहुत कम रह जाती है, या फिर कहा जाए कि उसके दायित्व उसकी संपत्ति से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो उनको भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, तो हम उसको दिवालिया कह देते हैं। दिवालिया ऐसे ही नहीं कह सकते, उसको दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। इसके लिए वो व्यक्ति, अब क्योंकि लोग तो उसके पीछे पड़ेंगे ही ना, उसने ऋण ले रखा है, तो सभी उससे कहेंगे हमारा ऋण वापस करो। किसी को थोड़ी ना परवाह है कि उसकी क्या कंडीशन चल रही है। तो वो क्या करता है, वो दिवालिया न्यायालय में जाता है और न्यायालय से अपील करता है उसको दिवालिया घोषित करा जाए। दिवालिया घोषित करने की ये प्रोसेस है, उसमें न्यायालय उसकी जांच पड़ताल करता है, जो भी रहता है, उसके बाद उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, और उसकी जो संपत्ति होती है उसमें जितना वो भुगतान कर सकता है उसको उतने की परमिशन दी जाती है, ताकि वो अपने जो भी भुगतान वो कर सकता है वो करके उनसे मुक्त हो जाए, ठीक है। तो इसको कुछ लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा है, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति का दायित्व, ये बड़ा होने का साइन है कि दायित्व बड़ा है उसकी संपत्ति से, इस साइन के बारे में तो सब जानते ही होंगे। तो जब किसी व्यक्ति का दायित्व उसकी संपत्ति से बड़ा हो जाता है और इस प्रकार वो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दिवालिया न्यायालय में आवेदन करता है। मैंने आपको बताया, अब दिवालिया न्यायालय में जाता है, आवेदन करता है, परिणाम स्वरूप उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अब जब न्यायालय ही कह रहा है कि ये व्यक्ति दिवालिया है या आपके ऋण भुगतान नहीं कर सकता, तो कोई उसके पीछे उस तरीके से नहीं पड़ेगा, फिर उसको परेशान नहीं करेगा, उसको जितना मिलेगा उतने में हैप्पी, क्योंकि अब तो वो ऋण गया जो उसको दिया गया था, अब तो वो मर गया, क्योंकि वो दिवालिया हो गया, वो नहीं चुका सकता, तो उससे कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि न्यायालय ने ही उससे कह दिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, न्यायालय में वो अपील कर देता है, आवेदन करता है, परिणाम स्वरूप उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय उसे आंशिक रूप से ऋण भुगतान की अनुमति प्रदान करती है, जिससे कि वो अपने शेष ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए वो उसको अनुमति प्रदान करती है, जितनी संपत्ति है उसके अकॉर्डिंग वो भुगतान कर सकता है, ठीक है। तो दिवालिया समझ में आ गया होगा। दिवालिया होना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे सुनने में लग रहा है कि यार प्रॉपर्टी तो हमारी कम दिखा दें और हम अपने ऋणों से मुक्त हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवालिया होना बहुत शर्म की बात है और बहुत ख़राब बात है, और इससे बहुत नुकसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डूबत या अप्राप्य ऋण। तो वो ऋण जिनको कि हमने किसी को दिया और सपोज वो बंदा हो गया दिवालिया, तो वो ऋण हमें वापस तो मिलना नहीं है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा डूबत ऋण या फिर अप्राप्य ऋण। जो ऋण की राशि हमको भुगतान में प्राप्त नहीं हो पाती है वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स होते हैं, यानी कि डूबत ऋण या फिर अप्राप्य ऋण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं, कुछ लोग बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं, जैसा आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए। तो बैड डेब्ट्स वो होते हैं जो कि हमें भुगतान में नहीं प्राप्त हो पाते हैं, जो ऋण हमने किसी को दिए होते हैं, ऋण की वह बकाया राशि जो देनदारों से वसूल नहीं हो सकी, उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स या फिर डूबत ऋण या फिर अप्राप्य ऋण, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, मुझे आशा है कि सब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ और नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें कि सबसे पहले लिखा है मैंने कमीशन, जिसको कि हम वर्तन भी बोलते हैं। वर्तन है, ये बर्तन नहीं है। बर्तन और वर्तन में अंतर है, इसमें वा बना है और उसमें होता है बा। बा और वा दोनों में अंतर है ही। बा से बत्तख और वा से
वायु, है ना। तो ये वायु वाला वा है, वाणिज्य वाला वा है, ठीक है। तो इसको कमीशन भी बोलते हैं और इसको वर्तन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसको हम कमीशन ही बोलते हैं। क्या होता है कमीशन? कि जब भी कोई व्यापारी अपने किसी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही हमारा काम क्यों करेगा? फालतू थोड़ी ना बैठा है हर कोई। तो वो कहता है मैं क्यों करूं? तो व्यापारी कहता है इसलिए करूं क्योंकि मैं इसके बदले तुमको कुछ दूंगा, कुछ रुपए दूंगा, कुछ परसेंटेज भी दे सकता हूं, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका, तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो तुम्हें कमीशन दूंगा। वो जो अमाउंट होती है ना, जो वो उसको देता है, उसी को कमीशन कहा जाता है, अपने काम को करवाने के बदले में, ठीक है। अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को कहीं भेजता है अपने किसी काम के लिए, तो उस व्यक्ति को उस काम के लिए दी जाने वाली जो रकम होती है वो कहलाती है कमीशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं वर्तन। वर्तन नहीं, वर्तन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में भी हम कमीशन ही बोलते हैं। शायद इंग्लिश से ही हमने हिंदी में कमीशन लिखा है। व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने के प्रतिफल में जो पारिश्रमिक प्रतिनिधि या फिर अभिकर्ता, जिसको कि हम एजेंट भी बोलते हैं, को दिया जाता है, उसको हम कहते हैं वर्तन, यानी कि कमीशन, ठीक है। अब इसमें आया प्रतिनिधि या फिर अभिकर्ता, तो ये होता क्या है? क्या होता है ये भी मैंने आगे लिखा है। अभिकर्ता, जिसको हम प्रतिनिधि भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एजेंट। तो व्यापारी की तरफ से, जहाँ व्यापारी खुद नहीं जा सकता है, वहाँ वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को भेजता है जो कि उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम उसको प्रतिनिधि कह रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जगह जहाँ व्यापारी किसी व्यक्ति को भेज देता है अपनी जगह पर, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं प्रतिनिधि या फिर अभिकर्ता, ठीक है। तो प्रतिनिधि या अभिकर्ता का क्या काम होता है? अपने व्यापार के स्वामी की जगह वहाँ पहुँचकर जहाँ उसको जाना था, सारे काम उसके करना, ठीक है। इसके बदले में उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसी को हम कहते हैं कमीशन, ठीक है। अब ये जो प्रतिनिधि होते हैं ना, ये भी बहुत तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो कि बिक्री या फिर क्रय को तय करवाते हैं, सौदा तय करवाते हैं। सौदा क्या होता है एक बार बता भी चुकी हूँ मैं, फिर से बता दूंगी। तो वो सौदा तय करवाते हैं क्रेता और विक्रय के बीच में, उनको हम बोलते हैं दलाल। है वो भी एजेंट ही, लेकिन हम उनको बोल रहे हैं दलाल, ठीक है। मैंने लिखा है इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से व्यापार संबंधी कार्य करे, मतलब किसी की ओर से कोई कार्य हो रहा है तो उस व्यक्ति का वो क्या हो गया? एजेंट हो गया, या फिर प्रतिनिधि उसको बोल सकते हैं, या फिर अभिकर्ता, ठीक है। क्रेता व विक्रेता के बीच सौदा तय कराने वाला एजेंट क्या कहलाता है? दलाल कहलाता है। जो सौदा तय करवाता है वो कहलाता है दलाल। है वो एजेंट ही, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं दलाल। तो इसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। अपने प्रधान की ओर से विक्रय करने वाला कमीशन एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो अपने प्रधान की ओर से विक्रय कर रहा है, करवा नहीं रहा है, वो बीच में नहीं आया है, मध्यस्थ नहीं बना है, वो डायरेक्ट कर रहा है विक्रय। किसकी तरफ से कर रहा है? अपने स्वामी की तरफ से, अपने उस व्यापार के स्वामी की तरफ से। तो वो कहलाएगा कमीशन एजेंट, क्योंकि वो बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसके कई सारे नाम होते हैं। ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ये एजेंट ही होते हैं, या अभिकर्ता जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर प्रतिनिधि, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो व्यापार का स्वामी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक ये कमीशन है और अभिकर्ता दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मैंने कहा था मैं सौदा के बारे में बताऊंगी। सौदा क्या होता है? जो व्यापार में क्रय हो या विक्रय हो, क्रय और विक्रय दोनों ही सौदा के अंतर्गत आते हैं। कहीं तय हो जाता है कि हमको इतना माल बेच देना है और इतनी इसमें इतना मूल्य इसका लिया जाएगा, ये सब कुछ जहाँ तय हो जाता है, इसका मतलब ये कि सौदा तय हो गया। फिर जब वो भुगतान हो जाता है, हमको मिल जाता है, इसका मतलब कि सौदा हो गया। तो सौदा क्रय या फिर विक्रय से है। सौदे का तात्पर्य है क्रय होना या फिर विक्रय होना, उसको हम कहते हैं सौदा, ठीक है। नेक्स्ट है थोक व्यापारी। व्यापारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो भी व्यक्ति व्यापार करता है वो व्यापारी कहलाता है। व्यापार क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। कोई भी संवैधानिक कार्य जो लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें क्रय विक्रय होता है, वो व्यापार कहलाता है। इसमें सेवा भाव भी ज़रूरी है ना। तो थोक व्यापारी क्या है? जो कि बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करता है, यानी कि उसके पास एक ही तरीके का माल बहुत सारी मात्रा में होता है। जैसे सपोज़ अगर मैं कपड़े की थोक व्यापारी हूँ तो मैंने एक ही तरीके के कपड़ों का बहुत सारा स्टॉक अपने पास रख लिया, ठीक है। सपोज़ मैं नेट के कपड़े की व्यापारी हूँ तो मेरे पास नेट का बहुत सारा सामान मिल जाएगा। नेट के हर तरीके का कपड़ा मेरे पास नेट का मिल जाएगा और बहुत सारी मात्रा में मिल जाएगा।
एक एक तरीके के कपड़े कई कई नंबर्स में होंगे, मेरे पास कई संख्याओं में होंगे, ठीक है। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो अपने पास एक ही तरीके का माल रखता है वो कहलाता है थोक व्यापारी। और ये जितनी कीमत पर आपको माल देगा उससे ज़्यादा कीमत पर आपको मिलेगा फुटकर व्यापारी से। शर्त यह है कि थोक व्यापारी से आपको बहुत सारा माल इकट्ठा ही खरीदना पड़ेगा जितने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फुटकर व्यापारी आपको उतना ही देगा जितने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हम फुटकर व्यापारी के ही संपर्क में ज़्यादातर आते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं, वो ज़्यादातर फुटकर व्यापारी से ही संपर्क में आते हैं। फुटकर व्यापारी क्या करता है, थोक व्यापारी से कुछ माल खरीद लेता है, सब तो नहीं खरीद सकता, कुछ माल खरीद लेता है, ठीक है। फिर उसको वो अपने ग्राहकों को बेचता है। तो इसके पास काफ़ी तरीके की वैरायटी मिल जाती है। फुटकर व्यापारी के पास एक ही तरीके का बहुत सारा सामान नहीं मिलेगा, बहुत सारे तरीके की इसके पास वैरायटीज़ मिल जाती हैं। जैसे इसके पास नेट का कपड़ा भी आपको मिल जाएगा, सूती भी मिल जाएगा। अगर ये कपड़ों का है फुटकर व्यापारी तो इसके पास सूती कपड़ा भी मिल जाएगा, नेट का कपड़ा भी मिल जाएगा, और भी तरीके के फैब्रिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी नहीं है किसी एक चीज़ का स्पेशल, ठीक है। तो फुटकर व्यापारी वो जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर तरीके का सामान रखता है। अब हर तरीके का मतलब ये नहीं कि वो कपड़े का व्यापारी है तो वो चॉकलेट्स भी रख रहा है, टॉफ़ीज़ भी रख रहा है, वो केक भी रख रहा है, ये नहीं है इसका मतलब है वो उसी चीज़ में व्यापार कर रहा है, लेकिन उसी तरीके का, उसी चीज़ में उसने कई तरीके की वेराइटीज़ अपने पास रखी हुई हैं, ठीक है। वो हो जाते हैं हमारे फुटकर व्यापारी। और ये जिस रेट में थोक व्यापारी से खरीदते हैं उससे ज़्यादा रेट में आपको बेचते हैं, क्योंकि आपको उतना ही माल दे रहे हैं जितना कि आपको ज़रूरत है। अब भाई व्यापारी करता ही व्यापार इसलिए क्योंकि उसे लाभ कमाना है, ठीक है। अब आप सोचो कि हमें थोक व्यापारी से ही खरीदना चाहिए तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी। अब आपको एक जोड़ी कुर्ता खरीदना है, आपको एक ही जोड़ी कुर्ता खरीदना है, आपके पास इतना ही पैसा है, आपको 600-700 रुपये में एक जोड़ी कुर्ता खरीदना है, और आप सोच रहे हो इसमें बचत हो जाए, मैं वहाँ से जाके 400 में खरीद लूँ। वहाँ जब आप जाओगे तो वो आपको बोलेगा भाई साहब 400 रुपये में तो आपको एक कुर्ते के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन आपको एक नहीं 100 खरीदने पड़ेंगे। तो 100 तो नहीं खरीद सकते ना आप, तो आप कहाँ जाओगे, फुटकर व्यापारी के पास ही जाओगे। सोचोगे 600-700 खर्च कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पसंद का मिल जाएगा, ठीक है। तो थोक व्यापारी से नहीं, हम फुटकर व्यापारी से खरीदते हैं। थोक व्यापारी के पास हम तभी जाते हैं जब हमें माल काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। जैसे शादी ब्याहों के फंक्शंस में हमको ऐसा कर सकते हैं कि थोक व्यापारी के पास चले जाएं, या और कोई फंक्शन है जिसमें हमको किसी को कुछ देना है तो वहाँ हम थोक व्यापारी के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी ग्राहक होते हैं वो जाते हैं फुटकर व्यापारी के पास, ठीक है। और फुटकर व्यापारी जो भी सामान खरीद कर आपको बेचते हैं वो उन्होंने खरीदा होता है थोक व्यापारी से, ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्पादक। मुझे लगता है कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है, जिससे कि थोक व्यापारी भी सामान खरीदता है, मतलब कि वो सामान को बनाने वाला होता है, ठीक है। अब एक थोक व्यापारी के पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, क्योंकि वो शर्ट्स बेचता है। वो शर्ट्स वो कहाँ से लाएगा, किसी ने बनाई होंगी ना, कौन बना रहा होगा, एक उत्पादक होगा कोई, वो बना रहा होगा शर्ट, है ना, वो शर्ट का उत्पादन कर रहा है। लेकिन जो शर्ट का उत्पादन कर रहा है उसके पास कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कोई कपड़े का भी उत्पादन कर रहा होगा, है ना, तो वो कपड़े का उत्पादक होगा। मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप हो उत्पादक। तो जिससे कि थोक व्यापारी खरीदता है और फुटकर व्यापारी को बेचता है वो कहलाता है उत्पादक या फिर निर्माणक। उसको हम निर्माणक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कारखाना। तो जहाँ पर कार्य चल रहा होता है चीज़ों के निर्माण का, उसको हम बोलते हैं कारखाना, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। कारखाना और कार्यालय में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कारखाना क्या होता है, जहाँ पे माल का निर्माण कार्य चल रहा हो, जहाँ पे उसके निर्माण से संबंधित सारे खर्चे हो रहे हों, सारी आय हो रही हो निर्माण से संबंधित, ठीक है। वो होता है हमारा कारखाना, जहाँ पे कच्चा माल लाके हम रखते हैं और उसको पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है हमारा कारखाना। कच्चा माल और पक्का माल क्या होता है, देखो कच्चा माल मेरे ख्याल से हम पढ़ चुके हैं। कच्चा माल वो होता है जिससे कि हम कुछ नया सामान बना सकते हैं, और पक्का माल वो होता है जो कि बन चुका होता है। जैसे कि कपड़े हो गए, मैं कपड़े में ही बोल रही हूँ लगातार क्योंकि कपड़ा एक बहुत सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल होता है, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल होता है कि अगर मुझे मैं किसी कपड़े के व्यापार में हूँ तो मैं पहले रॉ मटेरियल लाऊंगी, यानी कि वो कपड़े लाऊंगी जिनको कि काट छाट के मैं उनको नया शेप दे सकूँ, उनका नया डिज़ाइन बना सकूँ, ठीक है। फिर उसको काट छाट के मैं सपोज़ मैं शर्ट्स बनाती हूँ, पैंट्स बनाती हूँ, या फिर मैं कुर्ते शलवार बनाती हूँ, तो मैं जो भी उसको बनाती हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, पक्का माल कहलाएगा, ठीक है। तो कच्चा माल वो जिससे हम बनाते हैं और पक्का माल वो जो हम बनाते हैं, ठीक है।
तो कारखाना क्या होता है, जहाँ पे कच्चा माल आता है और उसको हम वहाँ पे पक्का माल बनाने का काम करते हैं, वो होता है कारखाना। अब कार्यालय क्या होता है, जब हमारा माल बन के तैयार हो जाता है और हम बेचने के लिए इसको बाहर भेजते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी लेखे वाले काम होते हैं, या फिर हमें व्यापार में कौन कौन सी ट्रिक्स अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा लाभ बढ़ सके, या फिर हमें कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, ये सारे जहाँ पे सोच विचार चलते हैं, विचार विमर्श चलते हैं, वो कहलाता है कार्यालय। जहाँ से जाके कोई भी व्यक्ति किसी उत्पादन के बारे में पूछताछ कर सकता है, जहाँ से सारे लेन देन, सारे सौदे तय होते हैं, वो कहलाता है हमारा कार्यालय। ठीक है, ज़्यादातर लेखे का कार्य होता है हमारे कार्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मजदूरी। देखो, सामान जब हमारा बन रहा होता है उस समय भी हमें कुछ मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो मजदूर जो हमारे सामान बनाने से संबंधित हैं, वो उनको जो भी हम रुपए देते हैं वो कहलाती है मजदूरी। जो उनका मेहनताना हम उनको देते हैं वो कहलाती है उनकी मजदूरी। भी दो तरीके की होती है, ये कारखाने से संबंधित भी होती है और कार्यालय से संबंधित भी होती है। ठीक है, तो दोनों ही में ही इसको कहते मजदूरी ही है। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कारखाने का हम अलग लिखा करते हैं और कार्यालय का अलग रखते हैं, तो ये चीज़ हम वही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मजदूरी वो होती है जो मजदूरों को दी जाती है उनकी मेहनत के बदले में, उनकी जो भी उन्होंने काम किया होता है हमारे लिए उसके बदले में। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना कुछ काफ़ी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम आगे शायद पढ़ेंगे चल के, जब हम आगे और चीज़ों की स्टडी करेंगे तब भी वो नाम आएंगे, तो भी हम उनको समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। और कोई नाम अगर आपके मन में है जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे बढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू।